हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम बिहार सीएचओ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, जिसमें मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस जरूर से आप लिख के ले लो। आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये 462 पेजेस पे ये अवेलेबल है। तो ये टोटल 462 पेजेस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका टोटल जो सिलेबस है आपका बिहार सीएचओ का, या फिर आप एएनएम या यही क्वेश्चंस को अगर आप किसी भी नर्स वाले मेडिकल वाले एग्जाम में पढ़ना चाह रहे हो तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपने अगर पढ़ डाले, समझ लो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट। आप वैसे भी हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ते होगे। जैसा कि मैंने बोला था कि आप, जैसे मैं एएनएम की क्लासेस जो लेती हूँ उसमें मैंने आपको बोला था कि आप कोशिश करके ना ये किया करो कि दिन में 10 से 20 क्वेश्चन पढ़ डाला करो। तो अगर आप 10-10 20-20 क्वेश्चन अगर करोगे ना, निपटा दोगे, तो ऐसे ही करके आप मतलब 500 से बढ़ के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ ये बिहार सीएचओ का पूरा सिलेबस है। और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ना, आपके इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं फंसने वाले हैं, ये मैं डेफिनेटली आपको बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये 462 हैं हमारे पेजेस। तो अब आप सोच सकते हो कि एक पेज पे कितने सारे दिए हुए हैं, तो 462 पेजेस पे कितने होंगे। और आपको जिस जिस हिसाब से जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी वो क्वेश्चंस यहाँ पढ़ने हैं। और ये आपको ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल रटना है, रटना नहीं है। इनको नॉर्मली आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे आप नॉर्मल अगर रीड भी करोगे ना, तब भी आपका अगर एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम आपको पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं। अगर आप एएनएम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी भी नर्स एग्जाम या जीएनएम या फिर बिहार सीएचओ या कोई यूपी सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला देख सकते हो, जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है आइटिस। इसका मतलब पता है क्या होता है? जस्ट अ सेकंड, मैं ब्रश ऑन कर लेती हूँ। जो ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सफिक्स। सफिक्स का मतलब अनुलंग। एक होता है प्रेफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब ये होता है जो बाद में लगता है, मतलब प्रत्यय। और सफिक्स जो हो गया वो बाद वाला, और जो पूर्व लग मतलब जो पहले लगता है। जैसे कोई भी वर्ड लिखा गया, उस जैसे हमने यहाँ बोल दिया हीमो लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा है प्रेफिक्स, मतलब पूर्व लग्न। और बाद वाला सफिक्स होता है जो बाद में लगता है। तो जो ये आइटिस है, एग्जैक्टली ये इटिस इसको बोलते हैं। इटिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इटिस का मतलब पता है क्या होता है? इटिस का मतलब होता है सूजन, और सूजन को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इसका यूज़ हमारी बीमारियों के नाम पर किया जाता है। बेसिकली इसका हमारा बीमारी में रखा जाता है नाम, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। एमेटाइटिस, ये कुछ रोग होते हैं जिससे सूजन वगैरह हमारा पता चलता है। ठीक है, अब दूसरा आया है ग्लोबिन। ग्लोबिन अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब वही जो सफिक्स की बाद में लगता है। तो हीमोग्लोबिन तो आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है, तो ग्लोबिन का मतलब ही प्रोटीन होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रोटीन के लिए होता है। इरिथ्रोसाइट भी आपने सुनी होगी। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो। तो रेड के लिए होता है, मतलब लाल के लिए होता है। इरिथ्रो का मतलब लाल, और इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक, फिर यहाँ लिखा है मायो। मायो प्रेफिक्स का मतलब वही अभी हमने आपको बताया कि पहले जो लगता है ये मसल्स के लगता है। ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये उनके लिए लगता है। तो हम मसल्स के लिए अगर बात करेंगे तो मसल्स के लिए मायो शब्द का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूमो। यहाँ पे जो ये न्यूमो प्रेफिक्स है इसका यूज किसके लिए होता है? तो अगर आपने सुना होगा तो न्यूमोसाइट ये सब सुने होंगे, तो ये फेफड़े और सांस दोनों के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे लंग्स और एयर ये दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है ऑस्टियो। ऑस्टियो प्रेफिक्स का यूज कब होता है? जब बोन्स की मतलब हड्डियों की बात करी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो एरेथ्राइटिस, ये जो है ये हमारी हड्डियों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है ब्लड का पीएच कितना होता है? तो जो खून का पीएच लेवल है वो हमारा 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स होती हैं। जो प्लेटलेट आपकी, जैसे कोविड-19 पे बोलते नहीं थे कि प्लेटलेट बहुत कम हो रही हैं, तो प्लेटलेट कम नहीं होनी चाहिए, उनको सही रखना है। तो प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइट्स का यूज होता है। ठीक है,
ईयर का कार्य क्या है? सुनना। और देखो, एक सुनना तो सभी को पता है, लेकिन अब हमारे बॉडी का जो संतुलन है, वो संतुलन किससे बना होता है? संतुलन हमारे कान से होता है, ठीक है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? मतलब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज तक की अवेलेबल है, कितनी परसेंटेज तक की उपस्थित है? तो 20.8% ऑक्सीजन है, ठीक है? लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय, जो खाने पीने में आता है। तो ये एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, इन दोनों के लिए उपापचय इसका यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ शुगर एंड फैट, जो हमारा शुगर होता है, शुगर और जो फैट है, इसका एंड प्रोडक्ट पूछा गया क्या बनता है? तो एंड प्रोडक्ट हमारा बनता है CO2 और H2O। ये एंड प्रोडक्ट कैसे? यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी जाती है, वो जो रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन मिल करके हमारी C6H12O6, ठीक है? ये हमारा जो शुगर या फैट मिल करके यहाँ पे आगे कुछ बनाता है। तो एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे CO2 और H2O ये निकलता है। तो वही लिखा हुआ है कि एंड प्रोडक्ट में क्या है? CO2 और H2O, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूरिन का पीएच क्या होता है? यूरिन का पीएच अम्लीय होता है। रोग के वह लक्षण जो केवल रोगी द्वारा बताए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? सिम्टम, जो हम बोलते नहीं है कि हाँ हमारे बुखार के सिम्टम दिख रहे हैं, टाइफाइड के सिम्टम दिख रहे हैं कि हाँ पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इसको टाइफाइड है। तो ये सिम्टम दिखना, ठीक है, लक्षण दिखना। सेलाइवा मतलब जो लार हमारे मुंह में होती है, उसका पीएच क्या होता है? क्षारीय, वो क्षार जैसा होता है। सामान्यतः शरीर में कुल जल कितना होता है? वजन, वजन जो है वो 60% होता है, जो जल है उसका वजन 60%। फिर लिखा हुआ है सामान्यतया शरीर में कौन सा जल ज़्यादा पाया जाता है? ये भी याद रखिएगा। इंट्रासेलुलर, जो अंदर पाया जाता है उसका हम इंट्रासेलुलर वाटर कहते हैं, ठीक है? फिर यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या आता है? प्लाज्मा, CSF और लिम्फेटिक फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो बाहर की ओर होता है वो प्लाज्मा है, CSF है और लिम्फेटिक फ्लूइड है, ये याद रखना है। वक्ष जाल मतलब थोरैसिक केस। थोरैसिक केस किससे बना होता है? जो अंदर हमारे अंदर जो वो होती है, रिब केस, जो हड्डियां होती हैं हड्डियों के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है रिब्स, वर्टेब्री, स्टर्नम, इससे हमारा वो थोरैसिक केस बना होता है, ठीक है? फिर वक्ष गुहा क्या होता है? थोरैसिक कैविटी। इसमें कुल कितनी जोड़ी पसली होती हैं? तो 12 जोड़ी पसली होती हैं। कुल रक्त का कितना परसेंटेज प्लाज्मा होता है? तो जो रक्त होता है उसमें 55% तो प्लाज्मा ही होता है। फिर लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। जो ब्लड सेल, जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे हमारी ब्लड सेल बनती हैं, फॉर्मेशन होता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें? RBC में। रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं। शेप ऑफ RBC, जो RBC होती है, मतलब ये जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, इनका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव, ऐसा टाइप बाइकॉनकेव होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिवर्सल डोनर क्या है? मतलब यूनिवर्सल जो सबको दे सकता है खून, वो डोनर होता है O। अगर O होगा आप सबको खून दे सकते हैं। ल्यूकोसाइड एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? ल्यूकोसाइड बेसोफिल्स। किससे संबंधित है? बेसोफिल्स। ये सेल्स होती है हमारी बॉडी में, ठीक है? लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट, आपकी जो प्लेटलेट हैं शरीर में, वो कितने टाइम तक रहती हैं? तो 8 से 12 दिन तक की। फिर धीरे धीरे नई नई प्लेटलेट्स बनती रहती हैं, ठीक है? तभी हम कहते नहीं है कि अरे इसको प्लेटलेट इसकी बहुत कम है, इसको खिलाओ पिलाओ, तो खिला पिला के 1 हफ्ते में ही प्लेटलेट बढ़ जाती हैं, ठीक है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो थ्रोम्बोसाइट जो होता है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? अभी जस्ट ऊपर बताया था। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट होती हैं, ठीक है? तो हम बोला गया है कि केंद्रक किस में नहीं होता है? तो केंद्रक थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट में नहीं होता। मास्ट सेल क्या है? जो बेसोफिल्स होती है, हमारे शरीर में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उनको बेसोफिल्स, ल्यूकोफिल्स भी कहते हैं, तो वो बेसोफिल है। मास्ट सेल, बेसोफिल। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? फिर यहाँ लिखा हुआ है मैक्रोसाइट
अब नॉर्मली लार्ज एरिथ्रोसाइट्स किसकी कमी से होता है? ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से होता है, याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है कि हाइपोप्लास्टिक या एप्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होता है? ये जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, तब ये हाइपोप्लास्टिक और एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब लिखा हुआ है प्लाइसाइथेमिया, ये कब होता है? तो जब आपका एरिथ्रोसाइट बहुत बढ़ने लग जाती हैं, वो भी एबनॉर्मल तरह से, तब ये हमारा प्लाइसाइथेमिया होता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है शरीर में सर्वाधिक संख्या में कौन सी कोशिका होती है? न्यूट्रोफिल, हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, ब्लड सेल्स का भी रेड बोन मैरो में ही निर्माण किया जाता है, होता है। लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज प्लेटलेट। अगर आपके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इसका मतलब समझ जाना कि आपकी प्लेटलेट घट रही हैं। हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक होता है, अगर आपके पापा मम्मी में होगा तो आपको भी होगा। हीमोफीलिया आनुवंशिक मतलब आपके पापा मम्मी के गुणसूत्र से जो आता है। मानव हृदय की आकृति कैसी होती? कोन शेप की, हॉलो, जैसे हम ऐसे नहीं बनाते हैं कोन ऐसे, तो ये जो कोन शेप है ऐसा होता है। आदमी के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, याद रखिएगा। आदमी के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय स्थित होता है वक्ष स्थल में, कहाँ? वक्ष स्थल में। ठीक है, लिखा हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक, हृदय स्थित होता है सेकंड रिब से लेकर के 9th रिब में। ठीक है, दूसरे रिब से लेकर के 9th रिब तक का, ठीक है, 9वें रिब तक का। फिर लिखा हुआ सामान्यतः पेरिकार्डियम की वह सतह जो हृदय के समीप होती है, उसको हम विसरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम बोलते हैं। कौन सी? विसरल पेरिकार्डियम। और ये आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बायो है। ठीक है, दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट आलिंद एंड लेफ्ट निलय के बीच में जो कपाट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल और लेफ्ट आर्टरियो वेंटिकुलर वॉल, ये भी याद रखिएगा। फिर आलिंद निलय कपाट को विपरीत कार्य से रोकते हैं, ये लिखा हुआ है कोरेड टेंडिनी। ये हमारे जो हैं ये आलिंद निलय कपाट को विपरीत कार्य से रोकते हैं। धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ बेटा? ये फ्रेनिक आर्टरी जो है यहाँ। धमनी हृदय को रक्त सप्लाई करती है, कैसे? कोरोनरी आर्टरी से, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में आएंगे। एक एक लाइन के आपके ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, कोई टफ नहीं होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकेंड का। फिर लिखा हुआ है कार्डियक आउटपुट पर मिनट इज अबाउट विच नॉर्मल कंडीशन? 5 लीटर इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मस्तिष्क और गर्दन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी क्या होती है? कैरोटिड। कैरोटिड जो है ये मस्तिष्क और गर्दन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है। ठीक है, फिर लिखा हुआ अपर लिम्ब से रक्त एकत्रित करने वाली शिरा है क्या? सिफेलिक वेन। ये याद रखिएगा कि अपर लिम्ब से, जो अपर लिम्ब हाथ है, उससे रक्त एकत्रित कौन करता है? ये सिफेलिक वेन जो है वो रक्त एकत्रित करती है। लिखा हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम इज नॉर्मल स्टेज 70 ml। फिर लिखा मुख्यतया मस्तिष्क को ऑक्सीजन रक्त सप्लाई होती है, कैसे? ये याद रखिएगा सर्कुलस आर्टियस से, याद रखिएगा। ये सर्कुलस अगर ये याद रखेंगे ना, यही आएगा आपके ऑप्शन में। सर्कुलस आर्टरियस या फिर सर्कल ऑफ विलिस का निर्माण कैसे होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और वर्टेब्रल आर्टरी से। शरीर के सबसे लंबी शिरा इलियक वेन। इलियक वेन को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। वॉल्व लाइक ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया इन फीटल, ये लिखा हुआ फॉरम एंड ओवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूएशन ऑफ अम्बिलिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अम्बिलिकल वेन हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट वेन है। दैट रिटर्न ब्लड डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना कावा इन फीटस, जो वापस से इंफीरियर वेना कावा से फीटस तक का लेके आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस।
डक्टस वेनोसस। फिर कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा इन फीटस, डक्टस आर्टियोसस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है कि शुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त अम्बिलिकल वेन होता है। फिर लिखा हुआ है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। फिर लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ आर्टियर वॉल एसोसिएटेड विद एजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत कुछ क्वेश्चंस थे जो एक एक लाइन के थे, ये मैंने आपको बता दिए। मैं कल आपसे पूछ भी सकती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। तो कुछ ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ मिनट के अंदर ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे ही मैं कुछ कुछ मिनट को लेकर के आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पहला वीडियो है इस वजह से मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ। दूसरा वीडियो हम उसी में 3 से 4 पेजेस को कवर करेंगे, कोशिश करके हम पूरे पेजेस को कवर करेंगे, अदरवाइज जितने हो सकेंगे उतने करेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो है इस वजह से मैंने छोटा वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह से बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम ज़रूर से उसकी क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।